अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 25 जमादी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत महाराष्ट्र के नए वज़ीर-ए-आला के नाम को लेकर छाया हुआ सस्पेंस आज ख़त्म हो सकता है। राय के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर वज़ीर-ए-आला बनाया जा सकता है। कल एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया था कि शिवसेना जिसको भी बीजेपी वज़ीर-ए-आला बनाना चाहेगी इसकी हिमायत करेगी। शिंदे ने वाज़ेह कर दिया है कि वो पीएम मोदी और अमित शाह के हर फैसले को कबूल करेंगे। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस दौड़ में आगे हैं। ताहम अगला वज़ीर-ए-आला कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी में मीटिंगों का दौर जारी है। शुम्बे की रात देर तक दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े के दरमियान नए वज़ीर-ए-आला के नाम का ऐलान करने के लिए एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। मरकज़ी क़यादत महाराष्ट्र में गैर मराठा वज़ीर-ए-आला की तकर्रुरी पर मराठा बरादरी के नाराज़ होने से परेशान है। इसलिए अगर देवेंद्र फडणवीस को दोबारा रियासत का वज़ीर-ए-आला बनाया जाता है तो मराठा वोटों को कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर बहस हुई है। अमित शाह आज जुमेरात की शाम दोबारा दिल्ली में मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में कारगुजार सीएम शिंदे, बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी सरबराह अजित पवार मौजूद रहेंगे। तौक़े है कि अमित शाह की मुलाकात के बाद आज वज़ीर-ए-आला के नाम का ऐलान हो सकता है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी यानी NIA ने इंसानी स्मगलिंग के बैनुल-अक़वामी सिंडिकेट के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन के एक हिस्से के तौर पर आज जुमेरात की सुबह 6 रियासतों में 22 मुकामात पर छापेमारी कार्रवाई की और तलाशी मुहिम शुरू की। मुकदमा RC 10/2024 NIA DLI के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें ताज़रात हिंद की IPC की दफ़ा 418, 419, 420, 370, 374 और 120B के तहत इल्ज़ाम शामिल है। ज़राए से पता चला है कि इस केस के बैनुल-अक़वामी राबित है, जिनमें म्यांमार और लाओस समेत मुतअद्दिद ममालिक फैले हुए हैं। सिंडिकेट ने मुबैना तौर पर बिहार के गोपालगंज ज़िले के नौजवानों को बैरून मुल्क मुनाफा बख्श नौकरियों के झूठे वादों के साथ वरगलाया। गैर ममालिक में पहुंचने पर मुबैना तौर पर मुतासरीन को जाली कॉल सेंटर्स में यरगुमाल बनाया गया और साइबर फ्रॉड की सरगर्मियों पर मजबूर किया गया। MK मालिक ट्रेनिंग सेंटर केशव सिंह को इससे कबल स्मगलिंग नेटवर्क में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। FIR पर रोशनी डाली गई है कि सिंडिकेट ने हिंदुस्तानी नौजवानों को रोजगार के मौके की आड़ में बैरून मुल्क स्मगल किया है। सिर्फ इन्हें साइबर क्राइम ऑपरेशंस के लिए काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। NIA की तहक़ीक़ात में म्यांमार और लाओस में साइबर घोटाले के मराकज़ से ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है। इन कार्रवाइयों ने सैकड़ों हिंदुस्तानी शहरियों का इस्तेसाल किया। इन्हें क्रिप्टो करेंसी घोटाले और कॉल सेंटर फ्रॉड जैसी फ्रॉड स्कीमों में मजबूर किया गया। मुल्क में जारी फ़िरक़ा परस्ती और नफरत अंगेज़ी के खेल में अब मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी के आस्थाने पर भी शरपसंदों की नज़रें हैं, क्योंकि अजमेर की मुकामी अदालत ने यहाँ शिव मंदिर होने का दावा करने वाली पिटीशन समाज के लिए मंजूर कर ली है। अजमेर की चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में यह पिटीशन हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है। इसमें दावा किया गया है कि दरगाह के मुकाम पर महाकाल शिव मंदिर था, जिसे दोबारा तामीर करवाया जाए। यहाँ हिंदुओं को दाखिला और पूजा पाठ की इजाज़त दी जाए। पिटीशन में महकमा आसार खदीमा के जरिए सर्वे भी करवाने का मुतालबा किया गया। हिंदू सेना के सदर ने पिटीशन में 1910 में शाया हुई हरविला शारदा की किताब का हवाला दिया है और कहा है कि इस किताब में दरगाह की जगह पर मंदिर होने का पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं। कोर्ट ने इस पिटीशन को समाज के लिए मंजूर करते हुए इस मामले में महकमा आसार खदीमा, रियासती अक़लियती महकमा और अजमेर दरगाह कमेटी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। वाज़ेह है कि 2019 में बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद से अब तक कई एक मस्जिदों और दरगाहों को मंदिर होने का दावा पेश करते हुए निशाना बनाया गया है। आखिर मुल्क में क्या चल रहा है? नाज़रीन, आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान या मस्जिद की हैसियत से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज अराजियात का इस सूरत में भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए जब मुसलमान तवील अरसे से वहाँ नहीं रह रहे हैं। इस तरह की ज़मीनात को पंजाब में तकिया कहा जाता है। जस्टिस सुरेश ठाकुर और जस्टिस शर्मा पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने कहा कि तकिए की हैसियत से दर्ज ज़मीनात और रिकॉर्ड्स ख़तई है। अदालत ने एक ग्राम पंचायत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए ये बात कही। ग्राम पंचायत ने इस अराजी को वक्फ करार देने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया था। ट्रिब्यूनल ने पंचायत को इन अराजियात में दखल देने से रोक दिया। अपोजिशन अरकान ने वक्फ तरमीम बिल का जायजा लेने वाले मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC के इजलास से वॉकआउट किया और इल्ज़ाम लगाया कि इसकी कार्रवाइयाँ एक मजाक बन गई है। ताहम 1 घंटे के बाद वो इजलास में शिरकत के लिए वापस आए। इस दौरान वक्फ तरमीम बिल से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी ने इत्तफाक राय से फैसला किया कि वो बजट सेशन के आखिरी दिन तक अपनी मियाद में तोसी की दरख्वास्त करेगी।
قبل 3 दिन में कांग्रेस के गौरव गोगोई, DMK के ए राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और TMC के कल्याण बनर्जी ने कमेटी सदरनशीन जगदम्बिका पाल के रवैये पर एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि वो तरीक़ेकार पर अमल किए बगैर 29 नवंबर की डेडलाइन तक कार्रवाई ख़त्म करना चाहते हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद सऊदी नवीसी ने कहा है कि सुल्तान हिंद हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलमारूफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर सदियों से लोग जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जाते रहेंगे। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन आज भी ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना आबाद है। सऊदी नवीसी सदर मजलिस ने अजमेर की एक अदालत की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिवलिंग होने के दावे पर मुश्तमिल दरख्वास्त को कबूल करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में इन ख्यालात का इजहार किया। अदालत की जानिब से इस मुकदमे की समाअत करते हुए सभी फरीकीन को नोटिस जारी करके 20 दिसंबर को समाअत मुकर्रर की है। सऊदी नवीसी ने दरख्वास्त के कबूल किए जाने पर तबसरा करते हुए कहा कि 1991 का इबादतगाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादतगाह के मजहबी मौक़िफ़ को तब्दील नहीं किया जा सकता और ना अदालतों में इन मामलात की सुनवाई हो सकती है। सदर मजलिस ने कहा कि ये अदालतों का कानूनी फ़र्ज़ है कि वो इबादतगाहों का कानून 1991 पर सख्ती से अमल करें, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हिंदू तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए दस्तूर और क़ानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इन चीज़ों को चुपचाप देख रहे हैं। इस दौरान मौलाना सैयद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिश्ती जानशीन दीवान अजमेर शरीफ और सदर नशीन ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल ने इस दरख्वास्त पर तबसरा करते हुए कहा कि हर मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर का दावा समाज के लिए ख़तरनाक है और ये सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए हरकतें की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में मुगलिया दौर की तारीखी मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई झड़पों के बाद आज 5वें दिन भी इलाके में अमन कायम है। हालात काबू में है, लेकिन कशीदगी बरकरार है। हुक्काम ने हालात को मामूल पर लाने के लिए स्कूल, कॉलेज और बाजार खोल दिए हैं, ताहम इंटरनेट की सहूलतें अभी तक मुअत्तल है। पुलिस के मुताबिक इंटरनेट खिदमत भी जल्द ही बहाल की जाएगी। पुलिस का दावा है कि इसने हुजूम के खिलाफ किसी भी मौलिक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में पुलिस अफसरान और एहलकारों को हुजूम पर फायरिंग करते हुए देखा गया है। एक सीनियर अफसर ने सफाई पेश की कि वसी पैमाने पर शेयर की गई वीडियोस में नजर आने वाला हथियार दरअसल पैलेट गन है। दरअसल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने संभल जिला इंतजामिया को पथराव करने वाले नौजवानों के पोस्टर जिले के चौराहों पर लगाने और पथराव में हुए नुकसान की भरपाई करने की हिदायत दी। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इन सभी पर इनाम भी मुकर्रर किया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत के बाद जिला इंतजामिया के अफसरान मुस्तैद हो गए और चंद घंटों में ही 100 से ज़ायद नौजवानों के पोस्टर भी जारी कर दिए गए और इनका पता बताने या इन्हें खुद सरेंडर करने की हिदायत दी गई। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई सिर्फ एक मखसूस तबके की हद तक रहती है। जब भी इस तरह के कोई वाक़यात पेश आते हैं तो सिर्फ एक मखसूस मजहब के लोगों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि एहतजाज कई तरह के होते हैं और कई मजहब के लोग एहतजाज दर्ज कराते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है। ना इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। साउथ एशियन मॉनिटरीज लॉयर एसोसिएशन यानी सामला ने यौम आइन हिंद के मौके पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इश्तराक से इस्लामिक सेंटर में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के उन्वान से राजीव रामचंद्रन के खुसूसी खुतबे का इनेकाद किया। गौरतलब है कि सीनियर वकील चंद्रन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में मुस्लिम फरीक के वकील थे। राजीव रामचंद्रन ने कहा कि इस वक्त मुल्क में कदीम मस्जिदों और मजहबी मुकामात में मंदिर तलाश करने की फ़िरका परस्त अनासिर ने जो मुहिम शुरू कर रखी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, जिसने गुज़िश्ता साल बनारस की तारीखी ज्ञानवापी जामा मस्जिद में सर्वे की इजाज़त देकर इस शरंगेज़ मुहिम का दरवाज़ा खोला है। उन्होंने कहा कि यह हुकूक मुस्लिमा है और मजहबी, इलाकाई, लिसानी और नस्ली हर नौ की अक़लियती बरादरी के हुकूक की आइन में पासदारी की गई है। रामचंद्रन ने कहा कि दस्तूर की दफ़ा 25 मजहबी आज़ादी और इस पर चलने और तबलीग करने की ज़मानत देती है और गुज़िश्ता 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं, बेशतर में इसका हक़ का दिफा किया गया है। उन्होंने कहा कि तब्दीली मजहब की आज़ादी की भी दस्तूर ज़मानत देता है। इस मसले में दस्तूर साज असम्बली में ज़ोरदार बहस हुई थी और इस उसूल को तस्लीम किया गया था कि फ़र्द का अपना मजहबी अक़ीदा तब्दील करना इसका बुनियादी हक़ है। इस आइनी उसूल के बावजूद मुतअद्दिद रियासतों ने इंसदाद तब्दीली मजहब के उन्वान से ऐसे क़ानून बनाए हैं जो इस बुनियादी उसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस ज़िमन में संभल में अलमनाक वाक़यात पेश आए हैं और इनमें 5 मासूम जानों का इतलाफ़ हुआ है। इस तनाजुर में ज़ेर तनाज़ा मजहबी मुकामात वाराणसी और मथुरा का हवाला देते हुए राजीव रामचंद्रन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद
बनाम राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में मजहबी मकामात के 1947 से पहले की हालत पर बरकरार रखने के मुतालिक कानून के एहतराम और पासदारी पर बड़ा जोर दिया था, लेकिन खुद इस फैसले के खिलाफ जाकर गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी जामा मस्जिद में सर्वे की इजाज़त दे दी। संभल की जामा मस्जिद का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में इस हवाले से जो कैफियत पैदा हुई है, इसके लिए अदलिया जिम्मेदार है। बीजेपी की मध्य प्रदेश हुकूमत के वजीर गौतम टेटवाल ने राजगढ़ के माओगांव में एक तकरीब में अवाम से खिताब के दौरान अजान सुनकर अपनी तकरीर रोक दी। जहाँ की अजान की तकमील के बाद स्टेज पर ही उन्होंने बुलंद आवाज़ से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ा। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क भर के सियासी हलकों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के एक हैं तो सेफ हैं और उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ज़ेर बहस हैं, मध्य प्रदेश हुकूमत के वजीर गौतम टेटवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में गौतम टेटवाल एक प्रोग्राम में लोगों से खिताब करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान अजान की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने अपनी तकरीर दरमियान में ही रोक दी। अजान की तकमील के बाद टेटवाल ने कहा कि वो कहते हैं कि इससे डरो, अच्छे काम करो। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ते हुए कहा कि हम इस दुनिया में आए हैं तो सबका एहतराम करें, सब खुश रहें, सब सेहतमंद रहें, सबको कामयाबी हासिल हो। उन्होंने मौज़न की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही बात वो भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। वजीर का वीडियो वायरल होने के बाद संस्कृत बचाओ मंच के सदर चंद्रशेखर तिवारी ने बीजेपी वजीर की तनकीद की है। उन्होंने कहा कि वजीर तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम जैसे हिंदुत्व लोग इनके लिए लड़ रहे हैं। तिवारी ने कहा कि कभी किसी मंदिर में आरती हो रही है तो वजीर ने अपने प्रोग्राम को रोककर आरती में शिरकत करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन जब अजान सुनाई दी तो वहां आपने खुद कलमा पढ़ा। संस्कृत बचाओ मंच के तिवारी ने वजीर से इसके लिए हिंदू समाज से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि धरानी पोर्टल की आड़ में बीआरएस कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर अराजियात के हुसूल की तफसीलात बहुत जल्द अवाम के सामने पेश की जाएंगी। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने गांधी भवन में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खां और रुकन असेंबली प्रेम सागर के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि धरानी पोर्टल के नाम पर बीआरएस कायदीन ने हज़ारों एकड़ अराजी हड़प ली है। इस मामले की जाँच जारी है और अराजी स्कैम की तफसीलात जल्द ही पेश की जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने रियासती काबीना में तोसी, पार्टी कायदीन में मुबैना इख्तलाफात, हैदरा और मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जैसे उमूर पर इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन में कोई इख्तलाफात नहीं है और पार्टी और हुकूमत के दरमियान बेहतर तालमेल पाया जा रहा है। काबीना में तोसी से मुतालिक सवाल पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इस बारे में हाईकमान फैसला करेगा। हैदराबाद में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने उत्तर प्रदेश के संभल में शहर की जामा मस्जिद के सर्वे के जरिए 5 मुस्लिम नौजवानों के कत्ल वाक़े की सख्त मजम्मत की और मुल्क की तारीखी मसाजिद को निशाना बनाए जाने के वाक़ात पर तशवीश का इजहार किया है। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी, कादरी सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा वो दीगर जिम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि मुल्क में इबादत गाहों के जूं के तूं रखने से मुतालिक कानून के बावजूद फ़िरक़ा परस्त अनासिर एक के बाद दीगर तारीख़ी और क़दीम तहज़ीबी विरसे की हामिल मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को इस कानून से इस्तिस्ना हासिल था। इस मुकदमे के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह किया कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, ताम अक़ीदा यानी आस्था की बुनियाद पर यह अराज़ी मंदिर के लिए दी जाती है। इसके बदले मस्जिद के लिए एक अराज़ी दूसरे मुकाम पर अलॉट करने की हुकूमत को हिदायत दी। इस्लाम में मस्जिद वहीं बनाई जाती है जो अराज़ी किसी तनाज़े से पाक हो। किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना गलत है, लेकिन हिंदुत्व की ताकतें सियासी आकाओं की सरपरस्ती में ये गलत तासुर पैदा कर रहे हैं कि फ़लाँ मंदिर था, इसको ढाकर मस्जिद बनाई गई। किसी मस्जिद में पानी के खुले हौज़ के फव्वारे को किसी धर्म की शिनाख्त करार देकर तनाज़ा पैदा करते आ रहे हैं। तहत की अदालतें हिंदुत्व अनासिर और इनके सियासी आकाओं के दावों की तकमील में बर्क़ रफ्तारी से एजेंडे की तकमील कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएं कि किसानों को अनाज की खरीदारी में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी के साथ नई दिल्ली से रियासती वज़रा, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी, ज़िला कलेक्टर्स और मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाज की खरीदारी का जायज़ा लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत भर में अनाज की खरीदारी में तेज़ी लाई जाए, खरीदे गए अनाज की तफसीलात को ऑनलाइन में दर्ज किया जाए, किसानों को फौरी रकम की अदायगी के लिए कलेक्टर से इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर ने महकमा ख़जाने के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो तमाम किसानों को अनाज की खरीदारी की रकम इनके मुताल्लिक़ा खातों में मिल जाए।
حکومت کے ترقیاتی فلاحی پروگراموں میں اسکیموں اور اناج کی خریداری کے مراکز کے انتظام پر کسانوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات عوام تک پہنچنے کے لیے بہتر تشہیر کی جائے۔ میئر جی ایچ ایم سی جی وجے لکشمی کی زیر صدارت اسٹینڈنگ کمیٹی کا 6واں اجلاس جی ایچ ایم سی ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر میئر نے کہا کہ کمیٹی کے اجلاس میں 9 امور اور ایک ٹیبل آئٹم کو منظوری دی گئی۔ جی ایچ ایم سی علم ورتی اسٹینڈنگ کمیٹی ارکان بی جی پروین مدیراج، محمد مظفر حسین، فہد بن عبداد، محمد خادر، محمد نصیر الدین، محمد غوث الدین، ایم کویتا ریڈی، محمد راشد فراز اور دوسرے موجود تھے۔ 19 کروڑ 34 لاکھ روپے کے صرفے سے ایس این ڈی پی کے تحت ناگمیا کنٹا نالے کی ری ماڈلنگ کی جا رہی ہے۔ جی ایچ ایم سی نے ایس این ڈی پی کے فاضل فنڈ سے نالے کی توسیع کے لیے مجوزہ باکس ڈرین کی تعمیر کے لیے 3 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ کمیٹی نے حبیب نگر تا چندن گٹے میں روڈ اور ریاست نگر تا حبیب نگر بڑا پاپا لال مندر میں ان روڈ کی ترقی کے لیے 174 جائیدادوں کو حاصل کرنے کی منظوری دی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی نے نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کی تازہ سیاسی صورتحال سے واقفیت حاصل کی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر و مرکزی وزیر کشن ریڈی کی قیادت میں پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ بنڈی سنجے، مرکزی وزیر ای راجندر کونڈا وشویشور ریڈی، ڈی کے ارونا، ارکان اسمبلی مہیشور ریڈی، دھن پال سوریا اور دوسرے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اجلاس کے روداس سے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے ماسٹر پلان تیار کیا ہے۔ تلنگانہ میں بی جے پی کو اقتدار پر لانے کے لیے متحدہ جدوجہد کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے ریاست میں جاریہ مرکزی اسکیمات کی عمل آوری سے بھی واقفیت حاصل کی۔ مودی نے کہا کہ کانگریس نے 6 ضمانتوں کے ساتھ کئی ذیلی ضمانتوں پر بھی عمل نہیں کیا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ 1 دسمبر سے 5 دسمبر تک کانگریس حکومت کی 1 سالہ میعاد کی ناکامیوں کو ریاست بھر کے عوام میں لے جایا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں حیدرآباد کی ترقی کے لیے ایک نیا ویژن تیار کیا ہے، جس میں 2050 ماسٹر پلان کے ذریعے شہری سہولیات کی توسیع اور بنیادی ڈھانچوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پہلے سال میں حکومت نے حیدرآباد میں تقریباً 1 لاکھ کروڑ روپے کے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد حیدرآباد کو مستقل کے کاروباری مرکز کے طور پر فروغ دینا ہے۔ حکومت کی جانب سے ٹریفک کے اصدام سے نمٹنے کے لیے ایلیویٹڈ کوریڈور اور ڈبل ڈیکر فلائی اوور بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ راجیو راہداری پر الوال کے قریب 2232 کروڑ روپے سے ایلیویٹڈ کوریڈور اور حیدرآباد ناگپور قومی شاہراہ پر 1580 کروڑ روپے کے مصارف سے ڈبل ڈیکر ایلیویٹڈ کوریڈور کی تعمیر کو منظوری دی گئی ہے۔ مہدی پٹنم اسکائی واک اور دیگر پروجیکٹس کے لیے دفاعی اراضی کے حصول کا معاملہ حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد صرف 3 ماہ میں حل کر دیا گیا۔ موسی ندی اور ہمایت ساگر و عثمان ساگر کے ذخائر آب کو زندہ کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ حکومت نے موسی ندی میں بہنے والے گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے 39 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تعمیر کی تجویز پیش کی اور پینے کے پانی کے لیے 20 ٹی ایم سی پانی گوداوری سے حیدرآباد لانے کے لیے کثیر مقصدی پروجیکٹ میں کام کر رہی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ نظام کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے۔ 24,237 کروڑ روپے مالیتی اس پروجیکٹ سے میٹرو نیٹ ورک میں 76 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا، جو ناگل سے شمشاباد، ایل بی نگر سے حیات نگر اور ایم جی بی ایس کو چندران گٹا جیسے علاقوں سے جوڑا جائے گا۔ حکومت حیدرآباد نے سٹی انوویشن اینڈ ٹرانسفارمیٹیو انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے تحت سڑکوں کی تعمیر کے لیے 8,996 کروڑ روپے خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ شہر حیدرآباد میں دوسرا بڑا فلائی اوور ہفتہ یا 10 دن میں عوام کو دستیاب ہو جائے گا۔ اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی SRDP کے حصے کے طور پر زو پارک تا آرام گڑھ تک تعمیر ہونے والا فلائی اوور بالآخر آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ دسمبر کے پہلے ہفتے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی اس کا افتتاح کریں گے۔ اس فلائی اوور کی تعمیر کا 2021 میں آغاز ہوا تھا۔ گزشتہ سال سے اس کی تعمیر میں تیزی پیدا ہوئی۔ 636 کروڑ 80 لاکھ روپے کے تخمینے کے ساتھ فلائی اوور تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا، مگر اس کی تعمیری لاگت بڑھ کر 736 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد شہر حیدرآباد میں تعمیر ہونے والا یہ دوسرا بڑا فلائی اوور ہے۔ HMDA کمشنر سرفراز احمد اور GHMC کمشنر علم ورتی نے اس فلائی اوور کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا اور 4 دنوں میں ماباقی کاموں کو تکمیل کر دینے کی ہدایت دی۔ سروس روڈ کی تعمیر کے لیے 17 جائیدادیں حاصل کرنا ہے۔ فی الحال کاموں کی انجام دہی کے لیے 5 جائیدادوں کو حاصل کرنے پر سروس روڈ کے کاموں کا آغاز ممکن ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس کا افتتاح کریں گے۔ ناظرین، تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبرنامے سے متعلق کوئی بھی خیالات ہو آپ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی اس خبرنامے کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔